रूपा एक गरीब परिवार की बेटी थी। संयोग से उसकी शादी अमीर खानदान में हो जाती है। आपका घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन कोई भी घर में पंखा नहीं है। बोले होते तो पापा से बोलकर एक पंखा मंगवाई देते। बताओ अब क्या करें। आप भी ना। अगली पंखा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर लगा हुआ है और इसके होने से पंखे की जरूरत नहीं होती। एयर का कमीशन तो हमारे गांव में भी लेता है। बिजली वाला 4 पंखा का 400 रुपए कमीशन लेता है, पर हमारे पापा 200 रुपए देकर काम चला लेते हैं। कहो तो पापा से बात करके यहाँ भी सेट करवा दूं। बताओ, बहुत जान पहचान है पापा की। अरे पगली, उसे कमीशन कहते हैं और इसे कंडीशन। तुझे कैसे बताऊं अब? हाँ, कंडीशन। हमारे गांव में सब कमीशन नहीं जानते हैं, कंडीशन कोई नहीं जानता। हम सोच रहे कि ससुर जी के 2 पैसा पापा से कहकर बचत कर दें, घर में 4 गो पंखा लग जाएं। लेकिन यहाँ तो हमारे मजाक बनावल जाद। अब से हम कुछ ना बोलब, कौन फायदा। दरवाजा खिड़कियां काहे बंद कर रहे हैं? तो रूम में एक को पंखा नहीं है, ऊपर से खिड़कियों को भी बंद कर दीजिएगा, तब तो गर्मी से दम ही घुट जाएगा। खोला, जल्दी खोला खिड़की। 1 मिनट रुको जरा, देखते जाओ अब। अरे नहीं खोलिए खिड़की दरवाजा। हमारे गांव में घर में खिड़की में पल्ला भी नहीं लगा है। रात में पुरवैया ऐसी लागत है कि हम शिमला में सोए हैं, लेकिन सवेरे जब धूप की रोशनी आवत है तो लागत है कि रात भर में शिमला से बीकानेर पहुंच गए। शंकर, अब कुछ महसूस हो रहा है? बताओ कैसा लग रहा है? ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है? बर्फ की सिल्ली बाबूजी से मंगाए हैं का छत पर? हम लोग भी बाल्टी से पानी डालते थे, लेकिन ये तो कनकने लगता है जी। ऐसा कैसे बतावा जी? ये कैसे भव्वा? ये गर्म हवा के ठंडा करने वाला मशीन है और ठंड में गर्म हवा देता है। अब गर्मी में भी शिमला का मजा ले सकती हो। जी बहुत ही ठंडा हवा निकल रहा है। मशीन बंद कर दीजिए, नहीं तो हमारी कुल्फी ही जाम जाई। रूपा की सास सुनीता बहुत ही कंजूस औरत थी। वो बहू के कमरे में आती है और कहती है, बहू, अरे बहू, चल देख तुमसे मिलने कौन आई है। हाय हाय हाय, कल ही 25,000 रुपए का बिजली का बिल भरा गया है। तुम लोग एसी चलाकर खरे हो, तुम मुझे कंगाल करके ही मानोगे ना? नहीं माँ, वो तो मैं ही रूपा को ऐसी दिखा रहा हूं इसलिए ऑन किया था बस। और कौन सा इतनी देर में कुछ ज्यादा बिल आ जाएगा। सारी दुनिया एक दिन में जोरू का गुलाम बन गया। चल बहू, ड्राइंग रूम में चल, तुझसे मिलने आई हैं खास लोग। चल जल्दी आजा। ड्राइंग रूम में रूपा की ननद नैना आई हुई थी, जो शादी में बेटा रवि की परीक्षा के कारण नहीं आ पाई थी। अरे भैया, कहाँ छुपा के रखे हो अपनी रूपवती को? मम्मी के कहने पर भी अभी तक झलक नहीं दिखलाई है। अरे अभी तक नहीं आई? माँ के आने के तुरंत बाद उसे ड्राइंग रूम में भेजा था। 1 मिनट में अंदर देखकर आता हूँ। ए जी, इधर आओ ना, एक को बात पूछनी है आपसे। अरे तू यहाँ खड़ी है और नैना ड्राइंग रूम में वेट कर रही है। वही ड्राइंग रूम तो खोज रही हूँ पिछले आधे घंटे से। एक यहीं पर तो ड्राइंग लगी हुई है, लेकिन इसमें रूम कहाँ है? यहाँ आप ही बताओ, मैं क्या करूँ? अरे पगली, ड्राइंग रूम बाहर के कमरे को कहते हैं, जहां मेहमान लोग आकर बैठते हैं। अब चल जल्दी, नैना कब से वहां बैठी हुई है। वो तो हमारे गांव में द्वार कहलाता है। चलिए चलते हैं। आइए भाभी, आइए। मेरा नाम नैना है, मैं आपकी ननद हूँ। मेरा बेटा रवि का एग्जाम था, इसीलिए शादी में ना आ सकी। ये लो तुम्हारा गिफ्ट, फॉरेन से लाई हूँ, एकदम स्पेशल, बिल्कुल आपके जैसा। फौरन लाने की जरूरत थी, थोड़ा लेट ही ले आती। हम कौन भागे जा रही थी बताओ माँ? अरे पगली, फौरन नहीं फौरन। मुझे इतनी बुद्धि है कि फौरन और फोरन में अंतर कर सकूं। फौरन सब्जी दाल पड़ता आदि में करता है और फोरन मतलब जल्दी होता है। अरे पगली, फौरन मतलब विदेश से गिफ्ट लाए हैं। रूपा की बातों पर सब हंस पड़ते हैं। रूपा को लगता है कि सभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो मायूस हो जाती है। नाराज क्यों होती हो? वो गांव से आई है, ये सब ना देखा है और ना सुना है। कुछ टाइम दो, सब सीख जाएगी। अरे ऐसा कौन से गांव से आई है? हम सभी गांव से ही हैं, लेकिन कभी भी छोटी ननद को चप्पल या जूते से नहीं मारा कभी। मुझे माफ कर दीजिए।
अनजाने में ये सब हो गया। हमें नहीं पता था कि वो नाच रही हैं। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। जाने में इतनी बड़ी घोड़ी जैसी हो गई है और अक्ल नाम की चीज ही नहीं है। छोटे घर से लाई थी कि घर में सभी को इज्जत देगी, सभी को मिलाकर चलेगी, लेकिन ये तो ननद को ही पीट रही है। आज ननद को मारा है, कल सास को मारेगी। ना जाने और क्या क्या देखना बाकी है। और गांव में रामू और महेश नाम की दो दोस्त रहा करते थे। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन महेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह रामू, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 10 एकड़ जमीन पर कुल 200 बोरी हुई है। ठीक है काका, अब मैं चलता हूँ। मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर रामू वहां से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद महेश भी वहां से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। महेश बेटा, तुम्हारे पास भी 10 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई हैं? काका, मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 10 बोरियां हुई हैं, तो 10 एकड़ की 100 बोरियां हुई हैं। क्यों महेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो रामू है, उसके पास भी 10 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 200 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत है उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी है। क्या कहा मेरे दोस्त? रामू के खेत में इस बार 200 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूं। शाम को महेश अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर महेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 100 बोरियां का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने 10 रामू की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 100 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप जब ही खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा तो कैसे चलेगा? भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वह सब कर लेता हूं। अब मुझे तुम ही बताओ, मैं इसके अलावा क्या करूं? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और रामू के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर रामू की जमीन 10 एकड़ है तो आप भी पूरी 10 एकड़ जमीन को खरीद लो। वो रामू से कहो कि अब अपने दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम यह बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही रामू के पास जाकर इस बारे में बात करूंगा, और मुझे जहां तक पता है रामू मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर महेश अपने दोस्त रामू मुखी के यहाँ जाता है। और रामू, कैसे हो तुम? महेश भाई, मैं अच्छा हूं, तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? ए रामू, हम दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर पूरी 10 एकड़। हाँ हाँ महेश भाई, खरीद लो, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन रामू, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो हम दोनों मिलकर तुम्ही और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें, इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ हाँ महेश भाई, मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। चलो अपने सेठ मणिराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मणिराम की है। फिर दोनों सेठ मणिराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, रामू के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है, लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो। दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 10 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और रामू के पास वाली 10 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और रुपया चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 10 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई महेश, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है, अगर तुम्हें लेनी है तो दे दो, वरना तो कोई खरीद बात लो। नहीं। ठीक मुझे है? कोई